नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय गोपी जी। हाय। सिर्फ भगवान की कृपा से अल्कोहलिक्स अनोनिमस और आप जैसे दोस्तों के साथ की वजह से आज शराब नहीं पिया है और एक सुंदर जीवन चल रहा है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरी जान बचाई है और एक बार नहीं अनेक बार बचाई है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का और परमेश्वर का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मुझे विषय दिया गया है 12 कदमों के सहारे जीवन जीना। दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था तो मेरा 12 साल का शराबीपन का जीवन रहा है। बहुत कम उम्र में शराब मेरे जीवन में आ गई थी और हालांकि मुझे पता था कि शराब की वजह से क्या होता था, ये सब घर में अड़ोस पड़ोस में सब देखा था। लेकिन व्यक्ति महत्व ही वैसा था तो मैं शराब की तरफ चला गया। और इन 12 सालों में काफी मर्तबा मैंने शराब बंद करने का प्रयत्न किया और जिसमें कुछ कुछ समय के लिए मुझे कामयाबी मिली, बंद रही, लेकिन फिर शराब जीवन में आ जाती थी। और फिर मुझे 92 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला और तभी भी वो डिनायल फैक्टर था क्योंकि एज कम था मेरा और मैं मानने को तैयार नहीं था कि मैं शराबी हूँ। फिर कैसे तो भी मैंने 93 में मान लिया कि हाँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मैं शराब को लिमिट में नहीं पी सकता और मुझे शराब बंद करना चाहिए। दोस्तों, शराब तो एक एक दिन के हिसाब से बंद हो गई। मैं रेगुलर मीटिंग करता था, रोज मीटिंग करता था, अनेक लोगों की शेयरिंग सुनता था और मैं भी शेयरिंग करता था। और इतना मेरे अंदर वो कंपनी का भावना था कि हमारे यहाँ जो शेयरिंग होते थे और जो बुरे से बुरे तजुर्बे लोग शेयर करते थे, तो मेरी समझ एक ऐसी हो गई थी कि वहां सुन सुन के यहाँ जितना भी बुरे बुरे अनुभव बताएंगे ना वो अच्छा रहता है। और कभी कभी मैं जो नहीं किया रहता था वो भी अनुभव में बोल देता था, हाँ मैंने भी ऐसा किया है। क्योंकि मुझे आप लोगों के बीच में रहना था और मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में रहूंगा तो आप जैसा ही बन के रहूंगा तो ही शायद ऐसा होगा। मैं आज देख पाता हूँ अपने आप को और समझ पाता हूँ कि शराब के वजह से जो मेरी मानसिकता खराब हो गई थी, जिसके वजह से मैं कुछ बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे 2 ढाई साल लगा वो सब अल्कोहल के वजह से जो मेरे ब्रेन में जो डैमेज हो गया था बातों को समझने के लिए। खाली एक बात समझ में आ गई थी कि शराब मैं नहीं पी सकता हूँ और मुझे नहीं पीनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसे ही मीटिंग कर रहा था, चल रहा था सब। लेकिन शराब बंद हो जाने के बाद में जो खुशी, आनंद जो मिलना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, वो मेरे जीवन से मिसिंग था। क्योंकि मैंने सिर्फ शराब बंद करी थी और मेरा जो बर्ताव था वो वैसे का वैसे ही था। और रेड लाइट एरिया में जाना, मतलब शराब बंद हो गई थी लेकिन मेरे ऑब्सेशन कहीं और शिफ्ट हो गए थे। जुगार खेल रहा था, पैसों का इकड़म तिकड़म चल रहा था। और मैं इसी बात से एकदम ठीक था, खुश था कि नहीं, मैं पी नहीं रहा हूँ ना, जैसे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। और बहुत सारी मीटिंग्स में जाता था और कुछ लोगों के जब मैं शेयरिंग सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इनके पास कुछ चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है। हाँ, वो भी शराब से दूर है, मैं भी शराब से दूर हूँ, लेकिन उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता थी, जो जो एकदम नेचुरल थे। नहीं, मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि मैं जरा नाटकी टाइप का था। मैं जैसा हूँ वैसा लोगों के सामने व्यक्त नहीं होता था और मेरा सब नाटक ही चल रहा था। मतलब अंदर एक बाहर एक, लोगों के सामने अच्छा रहने का और उनके पीठ के पीछे कुछ भी
ये करने का। और जो हमारा प्रियम्बल जो बोलता है कि जो लोग अपने आप के साथ ईमानदार नहीं रहते, ऐसे ही स्त्री और पुरुष अपने आप को सुधारने में असमर्थ होते हैं। और वही बात शायद मेरे साथ चल रही थी। और तब ऐसा चल रहा था मेरा कि मुझे ये सारी चीजों के वजह से ना ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है, और तू जा अपने आप को खत्म कर दे। अब ये विचारों से मैं थोड़ा सा डर गया और मुझे लगा कि यार किसी से बात करनी चाहिए। और ऐसे टाइम पे मेरे जीवन में एक स्पॉन्सर की जरूरत थी। जरूरत तो एक्चुअल में पहले से ही रहती है, जैसे भी भाई ने बोला, एक कि पहले दिन से ही मिल जाए, कुछ दिनों में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है। लेकिन हमारे यहाँ उन दिनों पुणे में हाल ऐसा था कि ज्यादा कोई स्पॉन्सर या कदमों के बारे में बात नहीं करता था। तो ऐसा चल रहा था। तो जब मैं मेरे स्पॉन्सर से मिला और उनसे जाके बात की और उनसे मैंने कहा कि क्या आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे क्या, तो उन्होंने कहा कि "अ, तुझे क्यों लगता है कि मैं तेरा स्पॉन्सर बनूं"। तो मैंने कहा कि आप अच्छे हो। बोले सिर्फ अच्छा है इसका मतलब मैं तेरा स्पॉन्सर बनूं ऐसा नहीं है। तो मतलब फिर क्या करना पड़ेगा। तो मुझे वो बोले कि तू एक काम कर, तुझे क्या लगता है वो छोड़, तू भगवान को प्रार्थना कर और भगवान को बोल के मेरे लिए एक योग्य स्पॉन्सर दो। तो मैं बोला यार ये आदमी अपने आप को शायद डेढ़ शाना समझता है। मतलब कैसा ना विचित्र विचार रहते हैं। खैर मैंने कुछ प्रार्थना नहीं की, दूसरे मीटिंग में गया, फिर वो मुझे मिल गई सामने, तो फिर वापस एज ए फॉर्मेलिटी बोल के मैंने किया। तो बोले जाओ और प्रार्थना कर। तो दोस्तों वो बंदे ने मुझे 2 महीने के लिए प्रार्थना करवाई, और 2 महीने के बाद में मुझे बोला कि ठीक है चलो आज से हम स्पॉन्सर स्पॉन्सी का रिलेशन में आएंगे। हम लोग एक होटल में गए, वहां जाके बैठे। उन्होंने मेरा हाथ, दोनों हाथ हाथ में लिए और बोले कि मनी मन में प्रेयर बोल। और उन्होंने भी प्रेयर बोली, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आज से हम स्पॉन्सर स्पॉन्सी के रिलेशन में आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त यह है कि अगर तुझे कदमों पे काम करने का रहेगा तो मैं तेरा स्पॉन्सर होऊंगा, और तुझे अगर नहीं करने का रहेगा तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और भी काम है। मैं मेरा कीमती वक्त तेरे ऊपर बर्बाद नहीं करूंगा। तो तब तो ऐसे ही बेमन से ही मैंने कह दिया कि नहीं, हाँ मुझे करना है। और तब उन्होंने मुझे कहा कि फर्स्ट स्टेप लिया है क्या। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और मैंने बोला कि हाँ लिया है ना फर्स्ट स्टेप। बोला लिया है मतलब क्या किया। बोला मैं शराब के सामने हतबल हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने बोला लिखा है क्या तुमने। मैंने लिखा नहीं है, फर्स्ट स्टेप लिखने का किधर रहता है। और जैसे थोड़ा बहुत ये में आने के बाद में आधा अधूरा ज्ञान, बहुत सारे लोगों की शेयरिंग सुनी थी, ये था, और उस वजह से मैं बोला कि नहीं, कहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है। तब मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि नहीं फर्स्ट स्टेप में तुझे लिखना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे पहले वो 9 एरियाज बोले कि तू इसके बारे में लिख के निकाल, कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फैमिली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली, ऐसे कुछ 9 एरियाज बताए। बोले उनके बारे में लिख के निकाल के शराब के वजह से ये सारे एरिया पे क्या असर हुआ है। और जब फिर मैंने लिख के निकाला, उनसे जब बातचीत करी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है ये तो हो गया तेरा अनमैनेजेबिलिटी के बारे में, और तू कहाँ कहाँ पावरलेस है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि गुरप्रीत शराब तो बंद है, लेकिन तेरा एटीट्यूड कैसा है। तो मैं थोड़ा सा विचार किया कि मेरा एटीट्यूड जो था वो वैसे का वैसे ही था। एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं था, और मैं बहुत एरोगेंट था। और मैं देखता हूँ कि मेरी 2 चीजों की वजह से ज्यादा बर्बादी हुई है। एक तो बर्बादी हुई है मेरी शराब की वजह से, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बर्बादी का मेरा कारण है वो मेरा एरोगेंस है। अड़ियल टट्टूपना है, किसी से भी नड़ जाना, कुछ भी बात करना, ईगो में रहना, अपने ही चक्कर में रहना। और फिर वो जो बताते जा रहे थे और मेरे को समझ में आने लगा कि बस इस बीमारी का जो अल्कोहल है वो सिर्फ 5% है, और 95% जो प्रॉब्लम है वो मेरे अंदर है। मेरे अंदर है यानी कि मैं ही प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हूँ, ऐसा बोले तो भी चलेगा। और मेरे स्पॉन्सर के हिसाब से फर्स्ट स्टेप का मतलब है आई कांट, और सेकंड स्टेप का मतलब है कि ही कैन, और फर्स्ट स्टेप का मतलब है कि आई एम द प्रॉब्लम, और सेकंड स्टेप का मतलब है ही इज द सॉल्यूशन। ऐसा वो मुझे बता रहे थे। और फिर मुझे बोले कि फिर दूसरी जो बात है कि तेरे दिमाग में जो कुछ भी चलते रहता है वो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो मैं जरा सोचने लगा तो मुझे ऐसा दिखाई देने लगा कि हर चीज के तरफ जो मेरा लुकआउट है, देखने का जो नजरिया है, वो नकारात्मक है। मैं कभी भी किसी भी चीज को ऐसा सकारात्मक नजरिए से नहीं देखता हूँ। और जब वो देखने लगा तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं भैया, आज जो शराब बंद करने के बाद में जो मुझे आनंद मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, वो जो मेरे जीवन में मिसिंग है, वो ये सारी वजहों की वजह से है। क्योंकि शराब तो बंद है, लेकिन मैं बीमारी तो प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ किसी न किसी एंगल में। और तब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि अभी ये समझ, ये तुझे प्रैक्टिस करना है, एटीट्यूड रखना है, लेकिन ग्रैटिट्यूड वाला रखना है कि किन लोगों ने तेरे जिंदगी में क्या क्या किया है और उन सब चीजों के लिए तू कैसे शुक्रगुजार रहेगा। और उन्होंने मुझे कहा कि तू एक तेरा ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना के ले, और रोज सुबह में उठ के वो पढ़ने का, और वो सारी चीजों के लिए, सारे लोगों के लिए शुक्रगुजार रहने का। जो कि मेरा हमेशा से नेचर ऐसे ही रहा है कि मैं लोगों के बारे में हमेशा कंप्लेन करता था कि यार ये क्या है, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया। तो बाकी लोगों के बारे में हमेशा यही था। तो जब मैंने देखा कि लिस्ट लिखाने के बाद में, तब मुझे पता चला कि नहीं यार, मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारा सहयोग दिया है, और उसके वजह से आज मैं हूँ। और ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और तब मेरे स्पॉन्सर से बात करके, तब मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे, और सेकंड स्टेप करना चालू करो। और मैंने सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो वहां पे भी उन्होंने मुझे क्वेश्चन लिखने को दिए। हर स्टेप से मुझे वो देते गए, और मुझे बोले कि जो मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, वो हायर पावर की मदद से मुझे करने में मदद मिलेगी। जैसे सेकंड स्टेप में बोला गया है कि हमें विश्वास हुआ कि हमसे कोई बड़ी शक्ति हमें हमारी सत्संग विवेक बुद्धि फिर से दिला सकती है। और मैं देखता था कि मेरे पास वो सत्संग विवेक बुद्धि नाम की जो चीज है वो मिसिंग थी, वो कहीं ना कहीं गुल थी। क्योंकि मेरा जो भी है ना, विवेकी विचार कभी नहीं रहता था, हमेशा अविवेकी विचार, कुछ तो भी ऐसा ही चलने का। और तब उन्होंने मुझे कहा कि हर चीज के लिए तू प्रेयर कर, प्रेयर कर, और हायर पावर को प्रार्थना करने का, और उसको बोलने का कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरे को मदद कर। और तो ऐसे ही करते करते मैं हर चीज के बारे में प्रेयर करना चालू किया, और धीरे धीरे मुझे थोड़े छोटे रिजल्ट मिलने चालू हो गए। इसमें भी बहुत एक मजेदार किस्सा हुआ था मेरे साथ। मैं एक कन्वेंशन में गया हुआ था, और वो कन्वेंशन में एक भाई शेयर कर रहा था, और उसकी शेयरिंग मेरे को थोड़ा सा वो हायर पावर के बारे में अच्छी लगी। वो बंदा बोल रहा था कि मैंने हायर पावर से प्रार्थना की, और मैंने कहा कि मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। तो बोले कि कुछ दिनों में मुझे गर्लफ्रेंड मिल गई। और फिर बोला, फिर मैंने थोड़े दिन के बाद में प्रार्थना की कि भगवान, ये गर्लफ्रेंड जरा महंगी है, इसके लाली लिपस्टिक के खर्चे ही ज्यादा है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो अभी तुम एक काम करो, आप जैसा सोचते हो मेरे लिए, वैसी एक गर्लफ्रेंड दो। तो ये बातें जब मैंने सुनी तो तब मेरे कान खड़े हो गए, और मुझे भी, मैं भी तब बैचलर था, तब मुझे भी लग रहा था कि मेरे जीवन में ये होना चाहिए। तो मैंने भी प्रेयर की, और मैंने दूसरी वाली प्रेयर की कि भगवान, तुमको जो लगता है वो मेरे जीवन में दे। अभी तक जो मैं लड़कियों से शर्माता था, घबराता था, लड़की सामने आ गई तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, ये सारी स्थिति थी। और जब मैं प्रेयर किया तो तब पहली बार ऐसा हुआ कि एक लड़की के साथ मैं बात कर सका, थोड़ा हमारा आगे चल के कम्युनिकेशन बढ़ा।
और आज वो मेरी पत्नी है, हमारी शादी होके भी 28 साल हो गए ले, ये सब बात है। लेकिन वहां से थोड़ा सा वो हायर पावर कैसा जिंदगी में काम करता है, वो एक अनुभव आने की वजह से मुझे पता चला कि नहीं, वो मेरी जिंदगी में काम करेगा अगर मैं उसे काम करने दूँ तो। और मेरा आज ऐसा बोलना रहता है, बहुत सारी जगहों में मैं बोलता हूँ कि जिस तरह से मैं शराब पी रहा था और जिस तरह से जिंदगी जी रहा था, उस हिसाब से मैं कब का मर जाना चाहिए था। तो मैं मरा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले को मेरी मौत मंजूर नहीं थी। तो ऊपर वाले को मेरी मौत मंजूर नहीं थी तो क्या था, तो ऊपर वाले को मेरा जीवन चाहिए था। और ऊपर वाले को मेरा जीवन चाहिए था, तो कौन सा जीवन चाहिए था, जो मैं पहले जी रहा था ए में आने से पहले, या फिर ए में आने के बाद में भी जो ड्राइडन में जी रहा था, वो नहीं चाहिए था। ऊपर वाला चाहता था कि मैं एक अच्छा जिंदगी जीऊं। और जो हमारा एक स्लोगन है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, वो चाहता है। और दोस्तों, मैंने वो करने का प्रयास किया, और फिर स्पॉन्सर ने बोला कि आप इच्छा और जीवन भगवान के हाथ में छोड़ दो। और जैसे हमारे बिग बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो जो प्रार्थना लिखी हुई है, हे ईश्वर, मैं स्वयं को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ, तो अपनी इच्छा अनुसार मेरा निर्माण कर, स्वयं को मुझ में ढाल दे, मुझे मेरे बंधनों से मुक्त कर। ये जो बातें बोली है, उसको मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। अब हर चीज करने से पहले भगवान के हाथ में छोड़ना, और भगवान की इच्छा मेरे लिए क्या है, ये समझने का कोशिश करना। मैं समझता हूँ कि तीन तरीके से स्टेप्स की जाते हैं, तीन तरीके थर्स्ट पे प्रैक्टिस करने के। एक है तो सीधा ऊपर वाले के साथ में कांटेक्ट कॉन्शियस बनाने की कोशिश करना। अगर वो नहीं है तो दूसरा तरीका है कि अपने आजू बाजू में जो लोग है, परिस्थिति है, जिनके ऊपर मैं अपनी पकड़ रखना चाहता हूँ, मेरा जो कंट्रोलिंग नेचर है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पत्नी ने ये करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ने ये करना चाहिए, मैं बहुत कुछ चाहते रहता हूँ। और जब वो ऐसा होता है तो मैं खुश रहता हूँ, और जब नहीं होता है तो मेरे अंदर से बेचैनी आती है। तो थर्ड स्टेप बेसिकली वही बात मुझे बोलती है कि वो अंदर की जो पकड़ है वो छोड़। और इसलिए मेरे स्पॉन्सर हमेशा एक उदाहरण देते थे कि जंगल में जो बंदरों को पकड़ने जाते हैं, तो उनको मटके में चने डाल के देते हैं, और बंदर क्या करता है, मटके में हाथ डाल देता है, और उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, मटके में हाथ अटक जाता है, और शिकारी आके पकड़ के लेके जाता है। अगर वो चने छोड़ डाले तो बंदर पेड़ों पे उछल कूद कर सकता है, नहीं तो फिर वो जिंदगी भर उसका गुलाम बन के रहेगा। तो वैसे ही मेरी कुछ पकड़ है, जो बहुत सारी पकड़ जो है वो मेरी मानसिक है, भावनिक है, अंदर से पकड़ा हुआ है, बाहर से मैंने शायद किसी चीज को नहीं पकड़ा है। और वो थर्ड स्टेप में मुझे छोड़ने की बात बोली गई है कि इच्छा और जीवन मुझे परमेश्वर के हवाले करना है, और परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानने की कोशिश करना है। और आज मैं समझता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए ये है कि मैं खुश रहूं, ताकि अगर मैं खुश हूँ, मेरा मूड ठीक है, तो मेरे घर वालों का ही मूड ठीक रहेगा, मेरे आसपास का माहौल भी ठीक रहेगा। ऊपर वाले की इच्छा ये है कि मैं खुश रहूं, ऊपर वाले की इच्छा ये है कि मैं जिम्मेदारी लूं, ऊपर वाले की इच्छा है कि मैं जो कुछ भी करूं वहां पर मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। ऊपर वाले की इच्छा ये है कि मैं दुविधा में नहीं रहूं, मैं कंफ्यूज नहीं रहूं, मैं क्लियर रहूं। और ये मैं समझने का प्रयत्न करता हूँ। और ये प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे जीवन में धीरे 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 कुछ बदलाव आने लगे। और फिर भी कुछ बातें तकलीफ होती थी, मैं स्पॉन्सर के पास जाता था, बातचीत करता था, तो मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि गुप्पी ठीक है, अभी थर्ड स्टेप हो गया, लेकिन तुझे आगे बढ़ना चाहिए और चौथा कदम लेना चाहिए। और जब तक तू वो नहीं लिखेगा, तब तक तेरे को तेरे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तेरे पास्ट में ही वो कुछ छुपे हुए हैं। तो वो लिख। और उसके लिए नहीं करने के लिए मेरे से शराबी के पास अनेक बहाने रहते हैं, टालम टाली रहती है। और स्पॉन्सर का काम रहता है कि मेरे साथ स्पॉन्सर भागने की रास्ता ढूंढता है, और स्पॉन्सर क्या करता है, रास्ता बंद करता है।
मेरा ना एक आगे का दरवाजा रहता है और एक पीछे का दरवाजा रहता है, और पीछे के दरवाजे से मैं भागते रहता हूँ हमेशा। तो तब मैंने थोड़ा सा इस तरीके के समर्थन दिए थे कि नहीं, अभी क्या है, मेरे तो शादी रिकवरी में हो गई है, और मेरे सेक्सुअल लाइफ के बारे में मेरे वाइफ को अगर पता चल जाए तो अभी बनी बनाई गृहस्थी बिगड़ जाएगी। स्पॉन्सर भी देखे देखे, और फिर बाद में जब मेरी वाइफ डिलीवरी के लिए गई तो वो बोले कि अभी बेटा तू अकेला है, और वो कुछ महीने के लिए नहीं है, और तब तक ये काम कंप्लीट होना ही चाहिए। और तब भी मेरा वो चल रहा था बहाने, नहीं कि मेरे पास अ, याद नहीं आता है, भलते टाइम पे याद आता है। तो स्पॉन्सर बोला जेब में डायरी रखने का, भलते टाइम पे जब याद आता है तब लिखने का, और फिर वो बैठने का लिखने के लिए, रोज थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करो। और दोस्तों मेरा अनुभव ऐसा है कि नहीं नहीं करके प्रार्थना करके लिखना चालू किया, तो थोड़ा दिन तो नहीं लिखा, लेकिन बाद में एक ऐसा अनुभव आया कि आज मैं उसके लिए ताजुब हूँ कि कुछ घंटों के लिए मेरे हाथ से वो सा लिखावट आते गई, कैसे आते गई पता नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें निकलते गई। और उसके अंदर खास बात ये हुई कि मेरे जीवन के शराबीपन के दौरान 2 साल ऐसे ब्लैकआउट में गए थे, जो मुझे धुंधले धुंधले से याद थे कि मैं कहाँ जाता था, क्या करता था। वो सब बातें 4 स्टेप के अंदर निकल के आई, और वो सब निकल के आ गई। तो सब लिखने के बाद में जैसे वो 2-3 महीने में कंप्लीट हो गई, तब मेरा स्पॉन्सर मीटिंग में मिलता था, पूछता था, तो बोले ठीक है, अब वो लेके आ जाओ, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर स्पॉन्सर ने मुझे बताना चालू किया कि भैया किन बातों की वजह से आज मैं ऐसा हो गया हूँ, किन परिस्थितियों की वजह से मेरे दिमाग के अंदर ये सब बातें आ गई है, और कुछ लोगों के प्रति मेरी जो नाराजगी है, खुन्नस है, उसके पीछे का रीजंस क्या है। और मेरी वो गलतियों को धीरे धीरे वो दिखाते गए, और वो सब देखने के बाद में मैंने अंडरलाइन करके रखा वो सब। और फिर मेरे स्पॉन्सर मेरे को बोले कि अभी इन्हीं चीजों को तो पेपर पे लिख के निकालो, और एक एक साइड में तेरे जो भी दोष है वो लिख के निकालो, और उसके बीच में एक लाइन लिखो, लाइन डालो, और उसके अपोजिट साइड में उसका अपोजिट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट्स एंगर है, तो उसका अपोजिट होगा लव। ऐसे ही रिजेंटमेंट है तो फॉरगिवनेस, फियर है तो फेथ। ऐसे सारी ये लिख के निकाल, और ये तेरा होगा 6 स्टेप। और 6 स्टेप जैसा बोलता है कि हम पूर्ण रूप से तैयार हो गए कि ईश्वर हमारे इन सभी चारित्र दोषों को निकाल दे। तो ये पहले 5 कदम करना, और ये इस तरीके से दोषों को लिख के निकालने का मतलब हो गया कि मैं तैयार हो गया। और अब मैं बोला कि मैं तैयार हो गया, अब क्या करना चाहिए। तो मेरे स्पॉन्सर बोले कि अब 7वें कदम में जाना है, और 7वें कदम में हमारे वो जो 7वें कदम में क्या बोला है कि हमने नम्रता से प्रार्थना की कि हमारे कमियों को निकाल डालो। और इधर मेरे स्पॉन्सर ने बहुत अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन किया कि गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्से पे जब मैं एक्ट आउट करता हूँ, ये मेरी शॉर्टकमिंग्स है, ये मेरी कमियां हैं। तो वो गुस्सा नहीं करना, और पहले 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करना। मैं बोला कैसे, तो बोले गुस्सा आएगा तो बोलना कि मैं गुस्से के सामने हकबल हूँ, और पिछली बार जब गुस्सा किया था तो उसके वजह से कितनी अस्त व्यस्त आई थी, अनमैनेजेबिलिटी आई थी, उसके बारे में विचार करना, देखना। और अब सेकंड स्टेप में जाना और देखना पागलपंती क्या है। तो पागलपंती यही है कि एक ही गलती बार बार करना, और इस बार ऐसा नहीं होगा। तो वो नहीं करते हुए, पागलपंती न करते हुए, फिर थर्ड स्टेप में जाना, इच्छा और जीवन के साथ अपने गुस्से को भी दे देना। और फिर दूसरे कदम में आना कि भगवान पे विश्वास करते हुए कि जैसे भैया तूने मेरी शराब की तलब निकाली है, ऐसे ही तू इस गुस्से को भी निकालेगा। तो मेरे स्पॉन्सर से पूछा कि ऐसा करने से हो जाएगा क्या। तो बोले जितना टाइम ये करने को लगेगा उतने टाइम के लिए तो होगा, और जितना ज्यादा ईमानदारी से तू करेगा, तो एक दिन परमेश्वर सही टाइम पे तेरा वो डिफेक्ट्स निकाल देगा। तो दोस्तों आज मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर पहले बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, आज बहुत सारे कम हो गए पूरी तरह से।
एकदम दूध के साथ धुला हो गया हूँ, एकदम स्वच्छ हो गया हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे दोष उस टाइम पे निकल गए। और तब वो चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ मेरे स्पॉन्सर ने फिर मेरे को बोला कि अब 8वें कदम के बारे में, कि जो अमेंड्स की बात है, कि तू वो जो फर्स्ट स्टेप में जिन जिन लोगों को तूने तकलीफ पहुंचाई है, जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उस सारे लोगों के नाम लिख के निकाल, और क्या किया है वो सब लिख के निकाल। और वो मैं लिख के गया, ये सब किया। तब मेरे स्पॉन्सर बोले कि ठीक है, ये किया, लेकिन इसके अंदर कुछ लोगों का नाम नहीं है। तो मैं थोड़ा सोचा, और मैं बोला कि हाँ, देखू देखू। तो मैंने बोला नहीं, सबका नाम है। बोले नहीं पागल, इसके अंदर तेरा नाम नहीं है, क्योंकि तूने सबसे ज्यादा नुकसान तेरा ही किया हुआ है, तो तेरी नुकसान भरपाई कैसे करेगा तू? तो वो भी लिस्ट में नाम होना चाहिए। और 9वें कदम में जैसा बोला गया है कि जहां पे संभव था वहां पर हमने प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, सिवाय ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को चोट पहुंचे। अब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि तू जाके ऐसे लोगों को जहां जहां तू कर सकता है वहां जाके कर, जिनसे पैसे लिए ले, जो छोटे मोटे पार्ट है वहां जाके बोल दे। लेकिन जहां पर तूने गहरा डैमेज किया है, जहां पर वो बात याद आने से किसी और को तकलीफ हो सकती है, वैसे लोगों को नहीं करना है। और सिर्फ सॉरी बोल देने से काम नहीं चलेगा, तो तुझे अब अमेंड्स में जीना पड़ेगा। अब तू उस तरीके की गलती दोबारा कभी नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रख, और इस बात को प्रैक्टिस करना, तभी जाके वो अमेंड्स होगी। और दोस्तों, मैंने वैसा करने का प्रयास किया। आज मैं देखता हूँ कि मेरे घर के लोग हैं, उनके साथ में मैं आज भी अमेंड्स में जीता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ कि उनका ही बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता है, लेकिन मैं अपने आप को बोलता हूँ कि गोपी, तूने ही शराब पी कर उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया है, जिसके वजह से शायद उनकी स्थिति ये हो गई है। तो तुझे भी वो जैसे है उनको एज इट इज तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो लोगों ने तुझे कितने साल स्वीकार किया ना तेरी सारी गलतियों के साथ, तो तू आज क्या ही करता है? तो दोस्तों, आज वो मामला जरा अच्छे तरीके से चलता है। और मैं आज भी मेरे घर वालों के सामने बड़ी आवाज में बात नहीं करता हूँ, उनकी किसी बातों को मैं टालता नहीं हूँ। और ये मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया था, और उसका मेरे को बहुत फायदा हुआ। तो यहाँ तक आने के बाद में दोस्तों क्या हो जाता है कि मेरे पास्ट का जो भी गलती है, उसकी जिम्मेदारी मैं ठीक ठीक तरीके से ले लेता हूँ। अब वर्तमान काल में के लिए हमको वो जो 10वां कदम दिया है कि हम डेली इन्वेंट्री लेते हैं, स्पॉट इन्वेंट्री लेते हैं, ये सब आपको पता ही है। तो मैं तो हर रोज शाम में रात में जब एक नजर मारता हूँ, देखता हूँ कि आज सुबह से लेके क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या मैंने बर्ताव किया, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और जहां भी ऐसा लगता है कि ये मेरा गलत गलत था, तो उसको मैं सुधारने का कोशिश करता हूँ। और बहुत से टाइम पे सॉरी, मुझे उसी टाइम पे इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है, वो शाम तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे स्पॉट इन्वेंट्री का पार्ट है, वो करने का मैं प्रयास करता हूँ। और आज अपनी गलती कबूल करने में कोई शर्म की बात नहीं है। आज मेरा उम्र भी हो रहा है, आज काफी साल भी हो गए रिकवरी में। तो मुझे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यार, पहली बात तो ऐसा है कि मैं एक शराबी हूँ। दूसरी बात है कि मैं इंसान हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। और गलती इंसान ही करता है। हाँ, लेकिन मुझे एक ही गलती बार बार नहीं करनी है, जैसे सेकंड स्टेप में बताया है। मैं नहीं करता हूँ, फिर भी कभी कभी एक हाथ दूसरी रिपीट गलती हो जाती है, पर ठीक है। लेकिन पहले के कंपैरिजन में जरा ठीक चलेला रहता है। और फिर 11 स्टेप में जो बोला गया है कि प्रार्थना और चिंतन के द्वारा हमने हमारे समझ के परमेश्वर के साथ संचय संपर्क बनाने की कोशिश की, और केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। तो भैया, परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं रोज थोड़ा टाइम प्रेयर तो रोज करता हूँ। मेडिटेशन में कोई ऐसा बैठ के नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा वॉकिंग करता हूँ, और वो वॉकिंग में ही मेरा मेडिटेशन होता हूँ
होते रहता है। और आज मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं ऐसा जिंदगी जीऊं जो उपयोगी साबित हो, मेरे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। और परमेश्वर की इच्छा, मेरे को लगता है कि पूरा जो 12वां कदम दिया गया है वो परमेश्वर की इच्छा है कि बचा हुआ जीवन जो है, 12वां कदम बोलता है कि इन कदमों के परिणाम आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने ये संदेश उन शराबियों को पहुंचाने की कोशिश की जो अभी भी पीड़ित है। यानी कि 12वां कदम मुझे बोलता है कि गोपी तू सेवा में जी, ए में है तो ए में सेवा कर। और जैसा 12/12 के अंदर दिया गया है कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ तो वो पैसे कमाने की जगह नहीं है, तो वो सेवा करने की जगह है। तो हर जगह पे अगर मैं सेवा भाव का नजरिया रखता हूँ और मेरा उपयोग कहाँ हो सकता है। आज तक एज ए शराबी दूसरे लोगों का वापर करके लेने वाला व्यक्ति आज दूसरों के कैसे काम आ सकता है, इस तरीके का नजरिया। अभी भी जो भाई ने मुझे आज अचानक मुझे बोला कि आज ऐसा ऐसा शेयरिंग है तो आप करोगे क्या, तो मैंने करेंगे। मतलब थोड़ा टाइमिंग का ये होगा। ये भगवान मुझे मौका दिया है कि मेरे अगर अनुभव किसी के काम में आ सके, क्योंकि जीवन के प्रति मेरा क्या योगदान है, मैं क्या दे सकता हूँ, ये देने वाली वृत्ति होनी चाहिए। लिया तो बहुत कुछ है आज। आज जैसे मैंने शुरू किया कि आज मैं एक के बदौलत भगवान की कृपा से सोबर हूँ, जिंदा हूँ। तो आज मेरा फर्ज बनता है कि मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने का मुझे आप जैसे दोस्तों ने मुझे मौका दिया, और आप सब लोगों ने बहुत प्यार से सुना, और मैं इसी के लिए आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ओके, थैंक यू।